के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक कंसेप्ट्स, उसके फंक्शन, उसके कंटेंट पार्ट्स को समझने का ट्राई करेंगे। क्योंकि आप सारे जो हैं विद्यार्थी एक तरीके से पीसीपी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और आपके लिए कोशिश मेरी ये रहेगी कि उतनी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा जो आपके प्रैक्टिकल और अलाइड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। क्योंकि स्केलेटन सिस्टम या यूं कहें तो ओवरऑल ऑल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है एक डीप पर्सपेक्टिव ऑफ द साइंस है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत डीपेस्ट आपको लेके नहीं जाऊंगा। कोशिश रहेगी कि जितना इजीएस्ट, सिंपल और सरल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं वो मैं प्रयास करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट शेयर द माय प्रेजेंटेशन। सो आई एम शेयरिंग, इफ एनीथिंग इश्यूज प्लीज लेट मी नो। द स्लाइड इज विजिबल और नॉट, दिख रहा है आप सभी को? Not visible, sir. Screen is visible? Yes, sir. नहीं Yeah. Yes. So this is the visible now? Yes, this is visible, sir. Okay, thank you. Thank you. So yesterday's sessions is based on the concept of the cell and tissue, and this hierarchy and this chronology. I have already discussed the chronology of the system. So every cell is a unit of the system. So cell just integrated of cell is called a tissue, and the integration of tissue is called the organ, and the integration of the organ is called the system. See the hierarchy of the system is here is a presenting on. So यहाँ पर जो आज मैं बात कर रहा हूँ एक स्केलेटन सिस्टम को का ओवरव्यू देने की। तो जब कभी हम बात करते हैं कंकाल तंत्र, जिसको अस्थि तंत्र भी कहते हैं, है ना, तो अस्थि तंत्र के बारे में ज्यादातर लोगों का जो एक तरीके से योग के विषयों में जो काम करने वाले प्रतिभागी और विद्यार्थी हैं, उनका एक मिसकंसेप्शन हमेशा ये होता है कि ज्यादातर जो योग की प्रैक्टिसेस हैं वो इन सिस्टम को लेके ज्यादा काम करती है, लेकिन इन सिस्टम के साथ साथ, चूंकि नो डाउट योग के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं वो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे सीधे सीधे असर करते हैं, लेकिन और भी जो सिस्टम आपके और भी प्रैक्टिसेस के जो प्रभाव हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे अलग तरीके से कार्य करती है। सो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल स्केलेटन सिस्टम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे डिस्कस करने का मन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू नो द स्केलेटन सिस्टम is a completely the consist with the bone, cartilage and tendons, ligament, ये सारी चीजों से मिलके एक स्केलेटन सिस्टम बना है। स्केलेटन का मतलब ही होता है अस्थि, स्केलेटन का मतलब होता है ऑर्थो, हड्डी, है ना। तो अस्थि या आप कह सकते हैं कि कंकाल, इस तरीके के शब्द से इसको हम ज्यादातर रिलेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में आता क्या क्या है, तो हमने आपसे कल के सेशंस में ये भी डिस्कस किया था कि हर एक सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलके बना है, और जो ऑर्गन है वो पर्टिकुलर रिलेटेड एंड इंटर रिलेटेड टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। तो जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डी से जुड़े हुए जो भी तमाम अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोन स्वाभाविक है, स्केलेटन रिलेटेड टू बोन। बोन के आसपास सबसे नजदीक भाग है कार्टिलेज, उसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है टेंडन, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो लिगामेंट्स है। और एक और फैक्ट जो आपको बताना चाहूँ कि पूरा मानव शरीर का जो 20% वेट है वो हमारा अस्थि तंत्र का होता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम का होता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो 50 किलो का होगा तो 50 किलो का जो 20% वेट है ना, डिवाइड करिए, दिस इज द
कंप्लीट, दिस इज द रिसर्च रिसोर्सेस फैक्ट। इसीलिए आप देखें कि ज्यादातर जहां पर भी स्केलेटन रिलेटेड इश्यूज हैं, जिन जगहों पर स्केलेटन रिलेटेड इश्यूज हैं, यदि कोई बच्चा कृशिकाय है, कमजोर है, उनके शरीर में मांस के साथ साथ यदि उनके स्केलेटन का भी जो वजन है वो कम होता जाता दिखता है, तो ये कई बार माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आने लगता है, और डॉक्टर कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस डाइट के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। सो हम सब के जो वेट हैं उनका 20% जो हिस्सा है वो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। स्केलेटन सिस्टम जो है वो 206 लगभग 206 हड्डियां, एक एडल्ट स्केलेटन की बात यदि यहाँ हो तो 206 हड्डियां देखने को मिलती हैं। ये बात मैं ग्रेज एनाटॉमी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न ग्रेज एनाटॉमी जो चल रहा है उसके बिहाफ पर ये बातें हैं। आयुर्वेद की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यही हड्डियों की संख्या 306, कई जगह 314 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम जो है वो हम मॉडर्न ग्रेज एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, है ना, उसके आधार पर 206 जो है एक बेसिक्स कंटेन्स है। और ज्यादातर जो जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन skeleton actually contain the more bone because some of them including those of the skull fuse together as they grow up। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, छोटे बच्चे की बात हो रही है, तो खासकर जो स्कल रीजन के बोन है वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, वर्टिब्रल रीजन की बोन्स जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, खासकर सैक्रल और कॉक्सिस रीजन के जो बोन है वो फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। दो और फैक्ट है कि जैसे जो मेल स्केलेटन सिस्टम है एज कंपेयर टू फीमेल स्केलेटन सिस्टम से वो ज्यादा डिफरेंस में होता है, वो ज्यादा लॉन्गर होता है, ज्यादा हाई बोन मॉस का होता है। और जो महिलाएं हैं उनका जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे वो पैल्विक रीजन की बात करें, उनके पैल्विस रीजन, तो वो एक अलग ही कुदरती स्ट्रक्चर उसका होता है कि वो एज कंपेयर टू मेल थोड़ा सा बड़ा होता है रिगार्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इस वजह से स्केलेटन डिफर करते हैं अलग अलग लोगों में, मेल के अलग हैं और फीमेल के अलग हैं, लेकिन बोन की संख्या वही होती है। यहाँ बात आ रही है उसके मास की और उसके कुछ डिफरेंसेस की, तो इस आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि इसके डिवाइडेशन की बात करें तो जो मानव कंकाल तंत्र है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, वो दो हिस्सों में बंटने का प्रयास करता है, जिसको हम यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन किया है। This is the axial skeleton and next is the appendicular skeleton. So हम इनको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपकी सिलेबस में ये दो चीजें प्रमुख हैं, और खासकर इन दो में से भी एक्सियल स्केलेटन को हम ज्यादा ठीक ठीक तरीके से देखेंगे, और एक्सियल स्केलेटन में भी वर्टिब्रल रीजन को हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे समझने का, कि वर्टिब्रल जो रीजन स्केलेटन रीजन है वो किस तरीके का है। इस सत्र में मैं कोशिश करूंगा केवल एक बेसिक बातें आपसे कर पाऊं, क्योंकि स्केलेटन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड डिसिप्लिन है। यदि आपने ऑर्थोपैडिक स्ट्रीम सुनी होगी तो ऑर्थोपैड जितने भी होते हैं वो इस स्ट्रीम के एक्सपर्ट्स होते हैं। इवन फिजियोथेरेपिस्ट भी मस्कुलोस्केलेटल पार्ट को लेके काम करते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा इनके बेसिक थोरोली कंसेप्ट को आपके सामने प्रेजेंट करने का। Now, what is the function of the skeleton system? फंक्शन क्या काम करता है? तो जैसे शुरू में ही मैंने बता दिया कि जो हमारा मानवीय शरीर है, कुदरत ने इस मानवीय शरीर को कुछ अलग रहस्यों और अलग तर्क और अलग उद्देश्य को लेकर बनाया हुआ है। और जब हम स्केलेटन सिस्टम में जाते हैं तो आप पाएंगे कि स्केलेटन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पूरी कायनात को कह सकते हैं कि सपोर्ट देने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, एक तरीके का बेस देने का काम कर रहा है, एक तरीके का स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है। यदि किसी का स्केलेटन सिस्टम गड़बड़ है तो इसका मतलब उसकी बॉडी
की मॉर्फोलॉजी आपको गड़बड़ या उसका रॉन्ग पोस्चर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम सब अपने डे टू डे लाइफ में ये भी जानते हैं कि हड्डियों का क्या महत्वपूर्ण रोल है हमारे कार्य प्रणाली में, किस तरीके से हम कार्य करते हैं, बोन्स किस तरीके से हमारे डेली रूटीन के वर्क एक्टिविटी में किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, हम सब जानते हैं। चाहे वो हमारे मूवमेंट में हो, चाहे वो हमारे सपोर्ट में हो, चाहे वो हमारे प्रोटेक्शन में हो, चाहे वो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हो, चाहे वो डिफरेंट तरीके के जो उसके फंक्शनल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, तमाम चीजों में आप समझते होंगे कि ऐसा कोई भी काम आप नहीं करते हैं या ऐसा कोई भी काम नहीं है जो विदाउट स्केलेटन सिस्टम या उसके सपोर्ट्स के आप कर पाए। यदि वहां कोई इश्यूज आता है तो स्वाभाविक है आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या स्वाभाविक है कि उस कार्य में कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज अ मूवमेंट। सो स्केलेटन सिस्टम का पहला जो काम है वो किसी भी काम को लेके उसके मूवमेंट की बात है, मूवमेंट रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, movement related to micro body parts for your hand, your legs, your another reason of the body parts, जिनके माध्यम से आप किसी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। सो every movement is the this is the every movement, so movement is the basic function, है ना। हाँ, कुछ भी आप मूव कर रहे हैं, आप अभी बैठ के सुन रहे हैं, बैठने के दौरान भी आपके स्केलेटन सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बैठने में भी, है ना। Now, second is a support also. So the backbone is the main support center of the upper body. So not only backbone के साथ साथ जो है आपके जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, जो आपके पैर हैं, हाथ हैं, ये भी एक सपोर्टिव तरीके से रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ स्केलेटन सिस्टम का एक जो मेजर फंक्शन है, दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शंस। So protections related to your vital organs, all your sensitive and the vital organs which are protected by the layers of the skeleton system. तो वो skeleton system के थ्रू ही प्रोटेक्ट होते हैं, चाहे वो आपका लंग्स हो, चाहे वो आपके हार्ट हो, चाहे वो आपके हाइट बोन के पीछे का हिस्सा हो, है ना। कोई भी ऐसा रीजन हो जो एक वाइटल ऑर्गन के रूप में जाने जाते हैं, वो सारे आपके स्केलेटन सिस्टम के थ्रू ही प्रोटेक्ट होते हैं। खासकर जो आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्सियल क्या है और अपेंडिकुलर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज द makes blood. So formation of the blood in considering your marrow of the bone region, so it's called the bone marrow. So red and white blood cells are formed by tissues called marrow, और इसी के सेंटर में, बोन के सेंटर में ये बोन मैरो बनते हैं। तो दो तरीके के बोन मैरो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो। इस तरीके से कई जगह येलो बोन मैरो की भी बात देखने को मिलती है। और क्या है फंक्शन स्केलेटन सिस्टम का? तो स्केलेटन सिस्टम का एक फंक्शन और भी है, दिस इज द स्टोरेज। सो स्टोरेज मींस व्हाट? सो स्टोरेज इज रिलेटेड टू मिनरल्स, so different type of the minerals like calcium, sodium, potassium, phosphorus, this is the related to storage। ठीक है, तो स्टोरेज की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, और जो भी आप न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, उन न्यूट्रिशंस में जो भी इस तरीके के मिनरल्स होते हैं जो आपके बोन के हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो आपकी बोन की मॉर्फोलॉजी और बोन के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से हेल्दी बना रहे हैं, चाहे वो कैल्शियम हो या फास्फोरस। बेसिकली दिस इज द टू मिनरल्स रिलेटेड टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द बोन सेल। तो यही कैल्शियम और ये फास्फोरस जो खासकर मिनरल्स हैं, ये एक तरीके से बोन्स जो है इनको यूटिलाइज करता है, इनको स्टोर करता है, ये स्टोर फॉर्म में भी जाते हैं। तो डिफरेंट इनके फेजेस हैं जहां पर ये स्टोर होते हैं। सो
ये तो रही फंक्शन, जो हम स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन को अभी हमने देखा, और बेसिक 5 फंक्शन यदि आपको याद आ रहा होगा तो वो 5 फंक्शन, इसमें से और फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये 5 ही फंक्शन है, और भी फंक्शन इससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं उसमें। अब बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम की, कि बेसिक जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, कितने तरीके के क्लासिफिकेशन स्केलेटन सिस्टम में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके का जो स्केलेटन बॉडी आपको दिख रहा है, इसका एक लाइट ब्लू शेप दिख रहा है और इसका एक वाइट शेप दिख रहा होगा, ठीक है। सो जो लाइट ब्लू शेप आपको दिख रहा है, दिस इज द पर्टिकुलर एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल का मतलब होता है जो एक तरीके से परपेंडिकुलर हो, है ना, अपेंडिकुलर हो, लंबर लॉन्गिट्यूडनल हो, बिल्कुल सीधा सीधा, जो क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया है, कि जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सिर का भाग आ रहा है, ये गर्दन की जो हड्डियां है ना, इसके नीचे ये जो आपको स्टर्नम रीजन दिख रहा है, बाजू में ये रिब्स दिख रही हैं, यहाँ पास ये जो पूरा पीछे का हिस्सा है वर्टेब्रल रीजन का, और इसी सर रीजन के साथ साथ आप देखें, हेलो सर आपकी स्क्रीन शेयर भर आपका फोटो भर मुझे दिख रहा है सर, वो पीपीटी नहीं दिख रही सर। पीपीटी किसी को नहीं शेयर हो रही है? दिख रहा है सर। पीपीटी दिख रही है सर। दिख रहा है दिख रहा है। अरविंद, आप अपना नेटवर्क दिख रही है। चेक करिए, शायद कुछ इशू होगा आपको, नेटवर्क चेक दोबारा कर ज्वाइन लीजिए, होता हूँ। एक बार रिज्वाइन करिए। So this is the basic classification of the skeleton system. So first is the axial. Axial means कि जो भी सीधी आकृति हमारे शरीर में आपको दिख रही है, खासकर बोन के साथ संदर्भ में यहाँ बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो एक्सियल सिस्टम में आ रहा है। और आप इधर देख सकते हैं कि ये जो आपका स्कल रीजन है, जिसको आप हेड रीजन कहते हैं, स्कल में भी कुछ टाइप्स ऑफ बोन को हम यहाँ पर आपको आगे शो करेंगे कि कितने बोन लगभग वहां पर हैं। और गर्दन के रीजन पे जो पीछे का हिस्सा है, जो सर्वाइकल रीजन है, और जो आगे का हिस्सा है जहाँ पर हाइट बोन होते हैं, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो स्टर्नम रीजन है ना। तो इस तरीके से ये एक्सियल पार्ट आपका दिख रहा है। और साइड में जो आप व्हाइट कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द व्हाइटिश स्ट्रक्चर, दिस इज द अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि जो हिस्सा आपके शरीर से, खासकर सेंट्रल रीजन से बाहर की तरफ होता है। तो आप देखिए आपके हाथ और आपके ये दोनों पैर जो है, पेल्विस रीजन भी है ना मेंशन किया, ये सारे जो है ये अपेंडिकुलर रीजन पे आते हैं, जो भी बाहर का हिस्सा है। हमारा काम ये भी है और प्रयास ये भी करना है कि कैसे हम सारे बोन के नाम तो नहीं जान सकते, क्योंकि दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द प्रैक्टिस लर्निंग। जितना आप याद करेंगे उतना आपको बोन या हड्डियों के नाम याद होंगे। लेकिन आज के सेशन में मैं कोशिश थोड़ी सी ये करूंगा कि खासकर उन बोन्स के नाम तो हम जाने जो हम डे टू डे में, डेली रूटीन में हमारे वो फंक्शन मोड में होते हैं। तो प्रयास रहेगा कि कम से कम उनको समझें और उन हड्डियों के नाम को समझने का प्रयास करें, ठीक है। सारी हड्डियां तो स्वाभाविक है, मैं भी आपको यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ हड्डियां मेरे भी दिमाग से स्किप हो सकती हैं, लेकिन बेसिक्स जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग खास जो बोन है वो हम उनको याद भी करने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का भी प्रयास करेंगे। So this is the complete classification of the skeleton system. So if any questions come in the examination, write down the classification of the skeleton system, only classification. So there are two classifications, axial skeleton and the appendicular skeleton. So axial skeleton consists in particular your skull region, your ribs region, your sternum region, spine region. Spine is also called your vertebra region, and appendicular region, the region which is just आउटवर्ड्स ऑफ योर एक्सियल, जो आपके एक्सियल से आउटवर्ड्स की तरफ है, बाहर की तरफ दिख रही हैं। जैसे आपके है ना, ये हाथ पूरे देख रहे हैं, हाथ की सारी हड्डियां, इन सब हड्डियों के नाम है। आपका ये पेल्विस रीजन है, आपके दोनों पैर दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके अपेंडिकुलर। तो बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ याद करने का। एक्सियल मींस सेंट्रल सिस्टम,
और अपेंडिकुलर जो आपके सेंट्रल से बाहर निकले हुए हड्डियां, मतलब बाहर की तरफ की हड्डियां हैं, वो अपेंडिकुलर। सो बेसिक बोन शेप्स की बात हम करें, यदि बोन के टाइप की बात करें तो लगभग 4 तरीके के हैं, कई जगह 5 भी आते हैं। एक स्लाइड में मैंने 5 भी मेंशन कर रखा है। जैसे कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जो लॉन्ग बोन कहलाती हैं। दिस इज द टाइप ऑफ द बोन, है ना, टाइप ऑफ बोन ओनली, टाइप ऑफ बोन्स। तो कुछ लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे आप देखें कि आपके पूरे शरीर में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो लॉन्ग बोन से रिलेटेड हैं, है ना। जैसे आप ये हाथ की हड्डी देख लें, ये लॉन्ग में आती हैं। आप अपने दोनों पैर की हड्डी देख लें, खासकर फीमर रीजन की, ये लॉन्ग बोन में आती हैं, है ना। ये टिबिया रीजन और फिबुला रीजन ये भी देख सकते हैं। शॉर्ट बोन जो है, शॉर्ट कौन कौन सी हैं, तो ऐसी हड्डियां जो छोटी होती हैं, लगभग ये कह सकते हैं कि वो आपके जॉइंट्स के या इंटर जॉइंट्स की बोन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रिस्ट जॉइंट है, आपके एंकल जॉइंट्स, है ना। यहाँ की जो हड्डियां होती हैं जो कुछ कुछ छोटी होती हैं और इनका एक क्लासिफिकेशन, इनका एक ग्रुप होता है, इनसे मिल के बनती हैं। दिस इज द शॉर्ट बोन। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो 11 नंबर यहाँ शो हो रहा है, 11 नंबर, दिस इज द कंप्लीट शॉर्ट बोन, है ना। यहाँ पर लगभग 8 हड्डियां आपको समझ में आएंगी, 8, है ना। तो ये शॉर्ट बोन है। आप मेटा एंकल जॉइंट्स को भी आप देख सकते हैं, दिस इज आल्सो शॉर्ट बोन, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ्लैट बोन है। तो फ्लैट बोन वो बोन कहलाती हैं जो एक तरीके से फ्लैट सिस्टम पे होती हैं, मतलब फ्लैट मींस चौड़ी होती हैं। जैसे आपका ये माथा जो है, ये रीजन देख लीजिए, ये फ्लैट है ना। स्कल रीजन की पीछे की भी हड्डी फ्लैट है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो स्टर्नम आर्च आप देख पा रहे हैं, स्टर्नम रीजन, ये भी आपको फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक बोन आप देखें जिसका इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन जो है वो स्पाइन रीजन, जो आपकी इरेगुलर मींस कि जिनका साइज और जिनका शेप जो है वो रेगुलर कह सकते हैं कि नॉर्मल शेप में नहीं होता है, वो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि जो वर्टिब्रा रीजन की जो बोन है वो इरेगुलर है ना। 2 रीजन जो है इस बोन बाहर हैं, और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे, इनको हम डिटेल में भी देखने का प्रयास करेंगे। और एक तरीके से जो मूवमेंट बोन वाली हैं, जो पटेला भी है, वो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द बोन, है ना, जो मूविंग बोन भी है। फिर भी हम आगे भी देखेंगे उसको एग्जैक्ट क्या नाम दिया गया है। सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ द बोन, बेसिक अकॉर्डिंग टू शेप, एंड अकॉर्डिंग टू शेप की बात हो रही है कि कुछ बड़ी हड्डियां होती हैं, कुछ छोटी हड्डियां होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ इरेगुलर शेप की हड्डियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। नाउ we will discuss the structure of the bone. So यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने रखा हुआ है, इसको भी आप समझिए कि कोई भी हड्डी जो है वो दिखती कैसे है। यदि आप उसका डाइसेक्शन करते हैं, यदि आप हड्डी के अंदर के भाग को झांकने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो ये हड्डियों का स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको दिखेगा। इसका आउटर लेयर कैसा होता है, इसका इनर लेयर कैसा होता है, इसके डिजिटल एपिफाइसिस कैसे होते हैं, प्रॉक्सिमल एपिफाइस कैसे होते हैं। तो एक तरीके से हम देखने का प्रयास करें तो ये देखा जाए तो ये शेप में एक लॉन्ग बोन है जो आप देख पा रहे हैं। और लॉन्ग बोन का जो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जो हड्डी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो एक लेयर नुमा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको पेरिस्टियम कहते हैं। सो पेरिस्टियम जो है, दिस इज द कवर ऑफ द बोन। कई बार आपने देखा होगा कि कई जिनको फ्रैक्चर होते हैं, जिसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर्स कई बार आते हैं, तो उन फ्रैक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो रप्चर होता है उनका कवर बोन्स, ठीक है, जिसको पेरिस्टियम कहते हैं। इस बोन के अंदर आप देखेंगे तो बोन की जो रियल हार्ड संरचना है, कॉम्पैक्ट, ये पूरा कॉम्पैक्ट रीजन इस के अंदर आपको देखेगी, जो जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि एक बोन जो है, लगभग इसके ऊपर यदि पास्कल प्रेशर को हम कहीं, मैं पढ़ रहा था कि यदि
120 to 140 पास्कल प्रेशर इस पे यूज करते हैं, तब जाके वो बोन टूटती है। मतलब आप सोचें कि कितना मजबूत संरचना कुदरत के माध्यम से बनी हुई है। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, ये सबसे ठोस हिस्सा है जो पेरिस्ट्रियम के नीचे होता है। और फिर जब आप देखें इसके जो प्रॉक्सिमल रीजन है, खासकर ये प्रॉक्सिमल रीजन को आप देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पर एक स्पॉन्जी संरचना आपको दिख रही होगी। देयर आर सम आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्जी रीजन है जिसको कई जगह एपिफिजियल डिस्क कहते हैं। दिस इज द डिस्क। ये क्यों है? ताकि बोन आपस में जब रफ करते हैं तो उनके जर्क में या उनको जब बोन पे आघात लग रहे होते हैं तो वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, उसके आघात से बचाने का काम करती है। कौन? ये जो पर्टिकुलर स्पॉन्जी रीजन है। और इसके ऊपर जो ये कार्टिलेज आप देख पा रहे हैं, ये कार्टिलेज भी काम क्या करती है? वो भी जर्क से है ना बचाने का काम कर रही है। और क्या है? तो आप देखें इसी स्पॉन्जी रीजन के थोड़ा सा और अंदर तक जाएंगे तो दिस इज द सम स्पेसिफिक एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। दिस इज द बोन मैरो। तो यहाँ पर एलो बोन मैरो जो मैं आपसे बात कर रहा था और रेड बोन मैरो है ना, तो आपको यहाँ पर बोन मैरो दिखेंगे जहां फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड पूरी तरीके से फॉर्मेट होता है और वो सर्कुलेट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम आगे थोड़ा सा एक डिटेल फॉर्म में भी देखेंगे कि किस तरीके से नर्व जो है वो आपके बोन के अंदर से पास होती है और किस तरीके से ब्लड का जो सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स पूरी तरीके से उसका नेटवर्क फैला हुआ है, वो कैसे वर्क करता है, वो हम आगे भी एक स्ट्रक्चर है इसका, उसकी एनाटॉमी का शेप भी हम आपको दिखाएंगे। नाउ अभी तो हम लोगों ने दो तीन चीजें अभी तक के सेशन में समझने का प्रयास किया, जिसमें स्केलेटन सिस्टम क्या है, स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या है, फंक्शन से पहले कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स को हमने देखने का प्रयास किया था, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन की बात की थी और हमने टाइप ऑफ शेप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप, है ना, शेप के अकॉर्डिंग बात करने का प्रयास किया था। फिर हमने बोन की एनाटॉमी देखी, है ना। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मैं कोई ऑस्टियोब्लास्ट इस तरीके के सेल का कोशिश करूंगा कि डिटेल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब बोन फॉर्मेट होता है, बोन कैसे फॉर्मेट होता है वो भी एक पार्ट है, बट यहाँ पर बहुत जरूरत नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दिस इज द applicable topic related to perspective of yogic practices. So हम योग के थ्रू इनका रिलेशंस भी बताने का प्रयास करेंगे। प्रयास इतना है कि जितना आप इनके साधारण और सरल कंसेप्ट को समझ पाए। नाउ यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन की ही बात है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नंबर्स, बोन के नंबर्स भी हम यहाँ पर आपसे बताएंगे। तो ये पहला देख सकते हैं, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन। और इस एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, तो मैंने आपको बोला जो भी आपका सीधे लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द ऑल एक्सियल स्केलेटन। और इस लॉन्गिट्यूडनल में क्या आता है, तो इसमें स्कल आता है, स्कल के साथ साथ जो हवाइट बोन है, तो हवाइट बोन के साथ और जो आपके और भी जो स्टर्नम रीजन है ना, ये सब जिसको थोरेक्स रीजन कहते हैं, वो भी आती हैं। पीछे जो वर्टिब्रल कॉलन रीजन है, ठीक है, वो भी इसके हिस्से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल कितने बोन हैं, तो स्कल रीजन में लगभग देखा जाए तो फेस और क्रेनियम का मतलब जो आपके लोब्स ऑफ द ब्रेन हैं, उनके आगे पीछे के हिस्से मिला के लगभग 22 बोन आपके सिर की हड्डियों के साथ हैं, एक जो आपके गले की हड्डी है, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स इसी गले के नीचे के पास जो 6 हड्डियां, छोटी हड्डियां हैं, वो हैं। वर्टिब्रल कॉलन जो है वो 26 जो है आपके वर्टिब्रा रीजन पे हैं, और थॉरिक्स में जो आपका स्टर्नर और रिब्स, ये मिला के टोटल जो है वो 80। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन आते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए तो 80 पर आप उसमें टिक कर सकते हैं। और दूसरा, आप इधर की संरचना में जब आएंगे अपेंडिकुलर, जहां मैंने कहा कि जो
संरचना आपके एक्सियल से बाहर की तरफ जा रही है उसको अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आपके हाथ है ना, और हाथ ही केवल हाथ नहीं, इस हाथ को भी यदि आप प्रॉपर तरीके से, जिसको अपर लिम्ब कहते हैं, राइट डाउन आल्सो योर हैंड, इट्स कॉल्ड अपर लिम्ब, है ना। सो अपर लिम्ब में क्या क्या आता है, तो अपर लिम्ब में आपका ये ह्यूमरस रीजन है ना, आपकी अल्ना है, रेडियस रीजन है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, ये फैलेंजेस हैं, दिस इज आल्सो बोन, ठीक है। तो ये अपर लिम्ब है जो आपके ऊपर के हिस्से में, और लोअर लिम्ब जिसको आप पैर कहते हैं, लेग कहते हैं, ऐसे भी याद कर लीजिए। और दूसरा क्या है, पेक्टोरल, दिस इज द रिलेटेड टू योर क्लाविकल, स्कैपुला जो शोल्डर ग्रिल्स है ना, तो आपके जो क्लाविकल बोन है, जो कॉलर बोन जिसको कहते हैं, और स्कैपुला जो आपके पीठ के हिस्से के पीछे का रीजन है, जो आपके ट्रैपेजियस रीजन पे है। ज्यादातर आप लोगों ने, जो लोग जिम करते हैं, तो ट्रैपेजियस एक्सरसाइज खूब बोलते हैं। तो ट्रैपेजियस रिलेटेड टू, ट्रैपेजियस इज द मसल्स एंड इस पर्टिकुलर बोन रिलेटेड टू स्कैपुला। तो वो स्कैपुला है जो आपके ठीक इस रीजन पे है ना, पीठ का ऊपरी जो हिस्सा है वो स्कैपुलर रीजन है। तो इनको थोड़ा काउंट करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितने कितने बोन यहाँ पर हैं। सो ओवरऑल यदि आप देखें तो एक सेकेंड, यस, सो पहले बात करते हैं आपके क्लैविकल और स्कैपुलर रीजन पे। तो स्वाभाविक है, दो पेयर आपके क्लैविकल बोन होते हैं, कॉलर दो ही है, और दो स्कैपुलर होते हैं जो कि आपके पीठ के ऊपरी हिस्से का भाग। अपर लिम्स की बात करें तो ह्यूमरस मींस दोनों हाथ को काउंट करके यहाँ पर है ना, ये जो रीजन है ये ह्यूमरस रीजन है। आप देखें, ये जो हाथ की हड्डी का जो पहला छोर है, जो आपके कंधे और आपके एल्बो के बीच की हड्डी है, उसको ह्यूमरस रीजन कहते हैं। फिर उसके बाद ये एल्बो ज्वाइंट है, इसके साथ साथ नीचे की तरफ आते हैं, तो जो राइट साइड जो आपके अंगूठे की तरफ हड्डी है उसको रेडियस कहते हैं, और जो इधर की साइड है वो अल्ना कहलाती है। फिर इधर कार्पल रीजन आप देखिए, दिस इज द योर कार्पल बोन, जिसको हम रिस्ट बोन भी कहते हैं, और ये मेटाकार्पल आप देख सकते हैं, जो आपकी आधी हथेली है ना, वो मेटाकार्पल कहलाती है, और जो उंगलियां हैं उनको हम फैलेंजेस कहते हैं। तो यदि आपसे कोई कहे राइट डाउन अबाउट द फैलेंजेस, हाउ मेनी फैलेंजेस, तो फैलेंजेस जो हैं उसको आप लिखेंगे तो टोटल 28 फैलेंजेस। 28 को डिवाइड करिए 2 से, तो एक हाथ में कितने हो जाएंगे, लगभग कितने हो जाएंगे, एनीवन, एक हाथ में कितनी उंगली हो जाएंगे, ये 28 दो हाथ की हैं, है ना, तो 14 phalanges. So this is the basic concept regarding the upper limb. अब थोड़ा नीचे आते हैं तो आपके पैल्विक रीजन जो है, हिप पैल्विक और यहाँ की जो बोन है वो दो पेयर पे है, एक ये और एक ये, इस रीजन को है ना, इसको अलग है और ये अलग रीजन पे है, 2 काउंट किया है। फीमर, ये भी आपके दोनों पैर को काउंट करके, पटेला बोन जो आपके घुटनों के बीच की जो गोल गोल हड्डी दिख रही है, दिस इज द पटेला बोन, जो इजीली मूवेबल बोन है आपकी। फिर फिबुला, टिबिया, टॉर्सल रीजन और मेटाटॉर्सल रीजन, इस तरीके से ये आपके लोअर लिम्ब है। तो टोटल सबसे ज्यादा बोन जो है आपके शरीर में वो कौन से डिवीजन में है, तो जो आपका अपेंडिकुलर डिवीजन है उसमें 126 हड्डियां हैं। 126 हड्डियां काफी होती हैं, काफी हड्डियां हैं। और देखिए 126 तो ये नंबर में है, और यहाँ सारी हड्डियों का अपना व्यक्तिगत वजूद है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर किसी भी बोन को इश्यूज होते हैं, किसी भी बोन में प्रॉब्लम आती है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि हाँ साहब कोई एक आध हड्डी जो है वो काम करना बंद कर दें, अपना काम कर लें। नैसर्गिक किसी का बाई बर्थ यदि कुछ बोन्स नहीं होती, जैसे बाई एग्जांपल सेरेब्रल पॉलिसी है या अनदर और चीजों में, पोलियो में, या कोई स्केलेटल इंजरी हो गई है, या कोई बोन डिफिकेसी इश्यूज आ गए हैं, ऐसे रीजन पे मुश्किल होता है कि हम कंसीडर ना करें। बाकी एक स्वस्थ व्यक्ति में आपको इतने सारे बोन, 206 बोन आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ का फैक्ट मैं आपसे
बात करना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास में लोगों को देखते होंगे कि ज्यादातर लोगों को फिजियोलॉजिकल स्केलेटल मस्कुलर इश्यूज ज्यादा होते हैं, कि हर कोई आपसे बोलेगा कि कहीं घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है ना, पीठ में दर्द है, कमर के इस हिस्से में दर्द है। तो एज अ योग टीचर, आप एक योग शिक्षक बन रहे हैं, तो योग शिक्षक होने के नाते आपको कम से कम उसका लोकेशन पता होना जरूरी हो, है ना। कि यदि कोई आपसे बात करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और उसने आपसे कहा कि मेरे अपर लिम्स में ह्यूमरस रीजन में थोड़ा सा इश्यूज है, तो अपर लिम्स आपको समझ में आना चाहिए कि अपर लिम्ब इज रिलेटेड टू टॉकिंग अबाउट द हैंड, वो हाथ की बात कर रहा है। और ह्यूमरस मींस हैंड का जो पहला हिस्सा है जो आपके शोल्डर और आपके एल्बो जॉइंट से मिलता है, उसको ह्यूमरस रीजन वो कह रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम थोड़ा जाने, यदि कोई व्यक्ति कह दे कि साहब हमारा जो वर्टिब्रल रीजन है, हमारे लोअर रीजन में इश्यूज है, वर्टिब्रा लोअर, तो वर्टिब्रा हम अभी पढ़ेंगे कि वर्टिब्रा में कितने सेक्शन हैं, कितने फेज हैं, और हर एक सेक्शन में कितनी बोन है, उनको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये इसका इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दिस इज द व्यू ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। आप यहाँ से देखिए पीछे से हड्डियां कैसे दिखती हैं और आगे से किस तरीके से दिखते हैं। तो दिस इज द रिब्स, और ये पीछे से आपको ये पूरा वर्टिब्रा जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द वर्टिब्रा, दिस इज द पेल्विस रीजन, दिस इज द योर फीमर बोन, ठीक है ना, दिस इज द योर जो आपकी मोटी हड्डी है, दिस इज द टिबिया, ठीक है ना, और जो आपकी पतली हड्डी है, दिस इज द फिबुला, ठीक है। तो ये हड्डियों का भी देखिए, और ये देखिए टार्सल जो आपके एंकल जॉइंट्स हैं, फिर आप मेटाटार्सल देख सकते हैं जो आपके पंजे और पंजों की उंगलियों को आप फालेंजेस कह सकते हैं। सेम हाथ में भी यही है, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, है ना। तो कार्पल कौन सा, जो आपकी रिस्ट है, कलाई की जो हड्डी है, उनको कार्पल्स कह रहे हैं। उसके बाद मेटाकार्पल जो आपकी हथेली है, खासकर ये हिस्सा जो उंगलियों के नीचे वाला पार्ट है ना, जो जहां पर स्पॉन्जी मसल्स काम कर रहे हैं, टिश्यूज काम कर रहे हैं, और उसके आगे आप देखें, दिस इज द फैलेंजेस। सो दिस इज द ओवरऑल द डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। यहाँ पर हम उसके डिवीजन को समझने का प्रयास किए हैं। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कितने डिवीजन है। देयर आर 2 डिवीजन। कौन कौन से? सो एक्सियल एंड द एपेंडिकुलर। एक्सियल रीजन में टोटल कितने बोन होते हैं? तो 80 हैं, 80 बोन हैं। और एपेंडिकुलर रीजन में टोटल कितने बोन होते हैं? 126 बोन होते हैं। खासकर एक चीज और आपकी इंटरेस्टिंग है, रोचक है, कि आप देखें कि सबसे ज्यादा जो बोन की संख्या है और सबसे ज्यादा जो काम करने वाला पार्ट है वो अपेंडिकुलर ही है। क्योंकि आप हाथ और पैर से सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए कुदरत ने इन हिस्सों में सबसे ज्यादा हड्डियां दे रखी हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द अपर लिम्ब रीजन और दिस इज द लोअर लिम्ब रीजन, है ना। इनके संख्या में बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब वही है टाइप ऑफ बोन जो हमने देखा था लास्ट में, जो सिस्मॉइड बोन की बात हम कर रहे थे ना, उसको पटेला कहते हैं। दिस इज द सिस्मॉइड बोन। तो देयर आर आल्सो 4 or 5 टाइप ऑफ द बोन, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर एंड द सिस्मॉइड। तो सिस्मॉइड को तो हमने पटेला से रिलेट किया था, उसका नाम अभी जाके यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया, दिस इज द सिस्मॉइड बोन। अब इन बोन्स के बारे में यहाँ लिख रखा है कि ये बोन किस तरीके का स्ट्रक्चर होते हैं। तो यदि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए कि राइट डाउन द टाइप ऑफ द बोन, सो व्हाट इज द लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन क्या है? ये अपने आप में काफी बड़ी बोन होते हैं, इनकी चौड़ाई काफी होती है, जो ज्यादातर जो आपके शरीर के हिस्से को कवर करके रखते हैं या दिखते हैं। दिस इज द लॉन्ग बोन। जैसे फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, आपके अपर लिम्स ज्यादातर जो हैं वो सारे लॉन्ग बोन के अंदर। शॉर्ट बोन कौन से हैं? तो शॉर्ट बोन वो हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटी शेप में होते हैं, है ना, जो इक्वल लेंथ की होती हैं और जो मूवमेंट में के साथ साथ, है ना, सपोर्ट में भी सहायक है, वो शॉर्ट बोन है। क्यूब शेप में होती है, जो आपकी हाथ की कलाई की हड्डियां हैं, पैर की एंकल जॉइंट्स हैं, वो शॉर्ट बोन्स हैं। फिर फ्लैट बोन की बात हमने कर ही ली थी, जो बिल्कुल फ्लैट रीजन में हो, और वो किस तरीके से हो, तो वो उनका जो सीधा फंक्शन है वो क्या है? कंप्लीट सपोर्ट ऑफ योर बॉडी,
दिस इज द रिलेटेड टू फ्लैट बोन, दिस sternum है, ribs है, स्कैपुला है। इरेगुलर को मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स शेप में होते हैं, कोई सिंपल शेप नहीं दिखती है उसकी, बिल्कुल आड़ी तिरछी शेप दिखती है, रेगुलर है। और सिस्मॉइड, दिस इज द रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर पटेला सिस्टम। नाउ अब बात करते हैं पर्टिकुलर फेजेस की, कि जो क्रेनियल रीजन है, स्कल रीजन है, स्कल रीजन में कौन से कितने फेज हैं, है ना। और स्कल रीजन के फेज के साथ साथ उनके लोकेशन को भी समझने का प्रयास करें। तो जैसे यदि हमारी स्कल, ये आपको स्कल दिख रहा होगा, ये हमारा स्कल है, तो स्कल का ये जो हल्का सा ब्लू शेप, आपको लाइट ब्लू शेप या स्काई ब्लू शेप आपको ये दिख रहा है, इट्स कॉल्ड अ फ्रंटल बोन, है ना। इट्स, है ना, दिस इज द क्रेनियम बोन कहते हैं। तो फ्रंटल बोन, फ्रंटल में सामने है, ठीक है। तो ये स्कल के बोन का एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्कल रीजन के जो बोन हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। तो कितने हमारे लोब हैं, तो पहले लोब समझने का प्रयास करेंगे। सो देयर आर 4 लोब। पहला लोब कौन सा है? फ्रंटल लोब। दूसरा जो है पैराइटल लोब, तीसरा जो है टेम्पोरल लोब, और चौथा है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपके ब्रेन का पीछे का हिस्सा है। इसको ऑक्सीपिटल कहते हैं, जहां पर छोटा दिमाग होता है। काफी मूवीज के डायलॉग में आपने सुना होगा कि उधर छोटा दिमाग है। सो ऑक्सीपिटल बोन या ऑक्सीपिटल लोब दोनों कह सकते हैं, लोब और बोन से आप याद कर लीजिएगा। तो ऑक्सीपिटल जो है वो आपके सिर के पिछला हिस्सा, और पैराइटल लोब जो है वो आपके सिर का ऊपरी हिस्सा, खासकर जो पैराइटल रीजन है ना, आप जहाँ कंघी करते हैं, तो वो जो कंघी करने वाला है, ये सूचर्स हैं। सूचर्स के साइड में जो आपको दिख रही है शेप, जो पिंक पिंक शेप है, दिस इज द पैराइटल रीजन। और उसके बाद जो आप देखें, दिस इज द टेम्पोरल रीजन, कान के पास जो रीजन है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में टेम्पोरल रीजन के हेलमेट्स आ रहे हैं जो टेम्पोरल रीजन को क्षति होने से बचाते हैं, है ना। सो स्पेशल टेम्पोरल और पैराइटल रीजन को ध्यान में रखते हुए, फ्रंटल रीजन को ध्यान में रखते हुए, आजकल मार्केट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो खासकर बोन की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सो कितने लोब हैं टोटल? जितने लोब उतने बोन। तो टोटल कितने लोब हैं? 4 लोब। पहला लोब कौन सा है? हमारा जो ये माथा वाला रीजन, ऊपर जहां तक लगभग इस रीजन पे आएंगे, बाल जड़ जाते हैं इस रीजन पे। हाँ, ये रीजन, ये पूरा आपका माथा रीजन है जो बिल्कुल चमकता हुआ, जहाँ जिनके बाल जड़ते हैं, ये पूरा ये रीजन है। दिस इज द फ्रंटल रीजन। एंड उसके जस्ट साइड में आप आने का प्रयास करिएगा, जहाँ पर कंघी करते हैं या जहाँ पर चोटी बांधते हैं, ये पूरा रीजन क्या है आपका? पैराइटल रीजन है ना। यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट उसके पीछे चले जाइए, तो ये पीछे जो ग्रीन कलर का रीजन दिख रहा है ऑक्सीपिटल, और उसके साइड में ये ऑरेंज कलर का जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज द टेम्पोरल बोन। ये देखिए, दिस इज द फोरामेन। ये एक बड़ा सा छेद जो आपको दिख रहा है, ये छेद और कोई नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक छेद है वो, ठीक है ना। तो इनके कंसेप्ट हमने इस तरीके से समझने हैं। तो ओवरऑल कितने हैं टोटल? तो 4। पहला फ्रंट, दूसरा साइड जिसको टेम्पोरल, कान के पास का जो रीजन है, कान के ऊपरी हिस्से का पास, फिर उसके ऊपर सिर के ऊपर के हिस्से को पैराइटल कहते हैं, है ना। और उसके बाद नीचे हिस्से को क्या कहते हैं? ऑसिपिटल बोन कहते हैं। कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे ये जो सूचर्स हैं, है ना, ये सूचर्स मींस जहां ये पर आपको निशान दिख रहे हैं ना, धागे की सिलाई जैसे, इनको हम सूचर्स कहते हैं। तो जैसे कोई कहे कि कोई डॉक्टर ऐसा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं कि some injuries in the occipital parietal sutures, तो ये occipital sutures है और एक parietal sutures है। तो यदि उसने लिखा right parietal और occipital sutures are ruptured, तो इसका मतलब कि बंदे को राइट सूचर्स में इशू है। यहाँ के जो पर्टिकुलर ये जो ज्वाइंट्स हैं, है ना, जिससे 2 बोन जुड़े गए हैं, जिन कार्टिलेज से ये सूचर बने हैं, वो रप्चर हो गए हैं और ब्रेन को अब प्रॉब्लम आने वाली है। तो कई बार ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डॉक्टर बातें करते भी हैं, ठीक है। हमें जानकारी नहीं होती इसलिए हमें नहीं पता होता है, लेकिन अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कई बार आप देखिएगा जो भी ऑर्थोपैड सर्जन होते हैं या जो भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, खासकर जो
ब्रेन एक्सपर्ट्स पर्सन है, वो इस तरीके की प्रिस्क्रिप्शंस पेशेंट की कंप्लेन में लिखते हैं, मतलब पेशेंट के कंप्लेन को इस फॉर्म में वो मेडिकल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आप नीचे के हिस्से में आइए तो आप ये देखिए, ये तो आपके नेजल बोन है, नाक की हड्डी है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो पूरा आपको रीजन दिख रहा है वो पूरा ग्रीन जोन क्या है, मैक्सिला जोन है, ठीक है। और जहां से हमारी ब्यूटी बनती है ना, आपकी ये ब्यूटी जो है वो इसी रीजन से। कुछ लोगों की मैक्सिला बोन जो है वो ज्यादा ऊंची होती है तो ब्यूटी थोड़ी अलग होती है, कुछ लोगों की मैक्सिला जो बोन है वो थोड़ी सी नीची या छोटी शेप की होती है तो और ब्यूटी शेप वहां से समझ में आती है। और इसके बाद आप ये नीचे का पूरा रीजन देखें, जो आपके ठुड्डी के आसपास का पूरा रीजन है जहां पर आपके चिन्ह है, तो आप पर इसको मैंडिबल बोन कहते हैं। पूरी हड्डी जो है मैंडिबल है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा तंबाकू या ज्यादा तमाम ऐसी ड्रग अल्कोहलिक चीजों का सेवन करते हैं जो हाईली पॉइजनस है, टॉक्सिक है, वो पर्टिकुलर इस बोन और इस मसल्स के फंक्शन को बंद कर देती है या कम कर देती है, जिसकी वजह से उनका मुंह नहीं खुलता है, उनके जॉ लाइन जो है जॉ नहीं खुल पाती है ना। मैंडिबल रीजन भी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो दिस इज रिलेटेड। नाउ क्लैविकल बोन आप ये देखिए, दिस इज द क्लैविकल, ये कॉलर बोन है, ये रियल स्केलेटन है, स्केलेटन का ये आपके सामने प्रेजेंटेशन है। सो दिस इज द क्लैविकल। तो क्लैविकल का काम क्या है, ये होल्ड करती है आपके शोल्डर जॉइंट्स को, आपके अपर रिब्स रीजन को होल्ड करके रखती है। दिस इज द, यहाँ से आपकी रिब्स शुरू हो जाती हैं ना, आप देखिए। तो ये पूरी तरीके से होल्ड करके रखती है और एक तरीके का शेप भी देती है आपके बॉडी को, खासकर फ्रंटल शेप प्रॉपर तरीके से देने का प्रयास करती है। और दूसरा, इसका जो बेसिक काम है वो क्या है, इसका रियल वर्क है कि आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को, फ्रंटल स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखना। क्लैविकल रीजन, ये क्लैविकल आगे है, ये क्लैविकल बोन आप देख पा रहे हैं ऊपर इस शेप में ये जो जा रही है। और ये पीछे का जो फ्लैट बोन आप देखिए, दिस इज द स्कैपुला, ये आपके पीठ के पीछे के हिस्से हैं, पीछे का जो बोन है उसको स्कैपुला कहते हैं। तो क्लैविकल को याद कर लीजिए, कॉलर बोन, नहीं क्लैविकल लिख पाते हैं तो कॉलर बोन, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे आसन हम करते हैं जिसमें सीधे सीधे आपकी क्लैविकल बोन या क्लैविकल मसल्स इन्वॉल्व होती है। जैसे आप बताइए कौन से ऐसे आसन करते हैं जिसमें आपकी कॉलर की हड्डी या कॉलर के मसल्स सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हैं? एनीवन? प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे आप लोग प्रैक्टिकल। बताइए, इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आवाज नहीं आ रही। मकर आसन, अच्छा। और एनीवन? ऐसा एग्जैक्ट कोई पोस्चर बताइए जो सीधे क्लैविकल रीजन से रिलेटेड है। सीधे आपके कॉलर बोन पर प्रॉपर तरीके का दबाव या ब्लड का सर्कुलेशन, प्रेशर ऑफ द मसल्स बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे आसन हैं। शीर्षासन, शीर्षासन, इसका सीधे रिश्ता आपके सर्वाइकल रीजन से। यस, वेरी गुड। सर्वांगासन, विपरीत करणी, भुजंगासन, खासकर भुजंगासन जो ओपन शेप भुजंगासन आप जब करने का प्रयास करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू योर क्लैविकल इफेक्ट। और ले डाउन के ज्यादातर जो पोस्चर हैं, जो लेट के करने वाले पोस्चर हैं, जिसमें से आपके पैर पीछे की स्थिति में जाते हैं, वहां पर भी क्लैविकल पे सीधा सीधा है ना, वहां की मसल्स और वहां की बोन पे असर है। धनुरासन, यस वेरी गुड, धनुरासन भी है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। स्कैपुला के बाद वर्टिब्रल कॉलम, और इसी को खासकर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी चीजों को हम लोग थोड़ा सा उनके पिक्चर और उनके फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे, लोकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। स्केलेटन सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो हैं वो उतनी ऐसी नहीं है कि आपको बहुत डीप और डिटेल में, बस आपको हड्डियों के नाम पता होने चाहिए, हड्डियों के टाइप पता होने चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। फंक्शन तो ऑलरेडी आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो वो पता हो तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। सो वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो योग के आसन हैं वो आपको आपके मेरू या यूं कहें तो आपके स्पाइनल कॉर्ड या आपके बैक बोन या आपका जो सेंट्रल बोन है पीछे का, जिसको सेंट्रल बोन कहिए, बैक बोन कहिए, स्पाइनल कॉर्ड कहिए या स्पाइनल कॉलम कहिए, है ना। तो स्पाइनल कॉलम, बैक बोन, सेंट्रल बोन, वर्टिब्रा जो भी आप दे सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो भी आप नाम दे सकते हैं, उस बोन के ऊपर आधारित है बहुत सारे आसन। चूंकि ये इस पार्ट को मैंने इसलिए यहाँ पर डिटेल्ड करना उचित समझा है, क्योंकि जो भी आप आसन की प्रैक्टिसेस आप सीख रहे हैं, जो भी आप आसन के क्लासिफिकेशन को समझकर उनके आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक इफेक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी पीठ की हड्डी से रिलेटेड है। आप खड़े होकर भी कोई आसन कर रहे हैं, वहां पर आपका वर्टिब्रल रीजन सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहा है या इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो रहा है। आप खड़े होकर कोई आसन कर रहे हैं, बैठ के कोई आसन कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, आप इंट्रोवर्टेड पोस्चर कर रहे हैं, टॉपसी टॉर्बी पोस्चर्स कर रहे हैं, वो लगभग सारे पोस्चर्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके रीढ़ की हड्डी से, आपके स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड से अपना सीधा सीधा रिश्ता रखते हैं। यहाँ पर दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज द प्रोटेक्टिव बोन ऑफ द स्पाइनल रीजन। तो जब स्पाइनल कॉलम की बात आएगी तो आप वर्टिब्रल रीजन को अच्छे से लिख सकते हैं, बैक बोन को अच्छे से लिख सकते हैं ना। बार बार स्पाइनल कॉर्ड मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको बोन मत समझिएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो उसके अंतर्गत आता है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, उसके फंक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, सो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपके पूरे शरीर की सेंट्रल बैकबोन है, वो ये कह सकते हैं कि सेंट्रल यूनिट ग्रुप ऑफ द बोन है, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। यदि स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी होती है तो स्वाभाविक है आपके नर्वस सिस्टम का पूरा ढांचा बिगड़ सकता है। वर्टिब्रल कॉलम का और फंक्शन क्या हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके रिब्स से भी अटैच्ड होती है, क्योंकि जो पीछे का थोरेसिक रीजन है वो बाहर के थोरेसिक रिब से मैच करता है, मिलता है, तो वो आपके बाहर के थोरेसिक मसल्स को बनाए रखती है ना, उनके ग्रिडल्स को बनाए रखती है, रिब्स को प्रॉपर तरीके से सेव करके रख रही है। और क्या है, वर्टिब्रल जो कॉलम है वो कहाँ है, तो वो आपके बॉडी के जस्ट ये इस तरीके का जो कर्वेचर शेप आपको दिख रहा है, एक कर्वेचर शेप जो है वो वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर ये इस तरीके से मूव होता है। आप देखें कि ये जो एक तरीके के होल दिख रहे हैं, लाइन में आपको होल दिख रहे हैं, ये होल और कुछ नहीं है, दिस इज द पैसेज। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजरती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है या सेंसिटिव पार्ट्स है हमारे नर्वस सिस्टम का, इसलिए कुदरत ने उसको एक खास प्रोटेक्शन दिया है। वो खास प्रोटेक्टिव बोन को हम वर्टिब्रल कॉलम बोन कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को हम यदि डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि ये 3 भागों में बेसिकली डिवाइड होती हैं, लेकिन हम उसको और भी कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उसको लगभग 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप ये पूरा वर्टिब्रल रीजन देखें, यहाँ ऊपर से शुरू हो रहा है और ये नीचे तक जा रहा है, एक तरीके की टेल शेप में जा रही है। टेल जैसे पूंछ होती है, तो जानवरों में ये जो टेल शेप है ये धीरे से बाहर आ जाती है, इंसानों में ये फ्यूज हो जाती है। लगभग 1-2 साल के बाद ये टेल शेप, टेल बोन जो है वो फ्यूज हो जाती है, सैक्रल बोन जो फ्यूज हो जाती है।
इसलिए आपने कभी कभी ऐसा सोशल मीडिया में भी र्यूमर्स ऐसे देख लेते होंगे, या कई बार ऐसी फोटो भी रियल में वायरल हो जाती है कि छोटा बच्चा पैदा है, उसका जो ये टेल बोन है बाहर आया हुआ है, तो कोई उसको हनुमान जी का रूप कह देता है, कोई उसको अवतारी चेतना कह देता है, बट इट इज अ कंप्लीटली related to anatomy of the vertebral region. So tailbone is considered in the fuse bone, है ना, fuse bone of the your coccyx region. ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारा जो टेल बोन है वो फ्यूज होना शुरू हो जाता है ना। तो नॉर्मल है कि कोई छोटे बच्चे में आपको टेल शेप दिख रही है, इसका मतलब अभी वो बोन फ्यूज हुई नहीं है, वो कॉक्सिस रीजन उसका बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। अब इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं, और इन क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलर नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, जहां लगभग बोन की संख्या आगे हम देखेंगे यहाँ पर रखी है, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करें, बस अभी आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए कलर के फॉर्म में। तो ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर जो ए क्लासिफिकेशन जिस कॉल्ड सर्वाइकल रीजन, दिस इज द ए क्लासिफिकेशन। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द योर थोरैसिक रीजन, जहां से अब आपकी रिब्स जो है वो अटैच होती हैं। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, जो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द योर लंबर क्लासिफिकेशन, दिस इज द सी, ठीक है ना। और उसके बाद आप डी रीजन पे आएंगे तो वो आपका सैक्रल रीजन है, और ई रीजन पे आएंगे जो पूरा रेड रीजन है, डी और ई खासकर। तो ई जो सबसे छोटा रीजन है, रेड रीजन है, दिस इज द योर कॉक्सिस रीजन। यदि सेम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ से आप दिस इज द योर सर्वाइकल रीजन, ऊपर जो नेक बोन कहलाती है ना, और इस बीच आप आने का प्रयास करेंगे, दिस इज द थोरैसिक बोन। फिर इसके साथ लंबर रीजन पे जाने का प्रयास करें, तो दिस इज योर लंबर रीजन, लोअर पार्ट ऑफ द बैक रीजन, दिस इज द लोअर पार्ट। और इसके नीचे आप आने का प्रयास करें, दिस इज द योर सैक्रल रीजन। देन ये सबसे नीचे का जो बहुत पतला हिस्सा दिख रहा है, ये कॉक्सिस है। तो ये रीजन सैक्रल रीजन है, और नीचे का जो रीजन है वो कॉक्सिस रीजन है। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो और क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, दिस इज द सर्वाइकल, जिसमें 7 बोन आपको दिख रहा है। यदि आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 7 हड्डियां काउंट करिए, दिस इज द सर्वाइकल। थोरैसिक रीजन में जैसे ही आएंगे आप 12 हड्डियां काउंट करिए, खासकर ये जहां 7 खत्म हो रहा है वहां से 12 काउंट कर लीजिए। ये 12 तक जो है ये रीजन कहला रहा है आपका थोरैसिक रीजन, जहां से रिब्स जो है वो कनेक्ट है। उसके बाद नीचे आ जाइए, दिस इज योर लंबर रीजन। ये 5 लंबर बोन होती है, लंबर वर्टिब्रा होती हैं। और उसके बाद थोड़ा और नीचे आइए, आपका सैक्रम रीजन है, और ये एक कॉक्सिस रीजन है। तो टोटल कितनी बोन होगी, तो यहाँ पर एक एडल्ट में लगभग 26 वर्टिब्रा होते हैं, एक एडल्ट में 26 वर्टिब्रा होते हैं। कई जगह सैक्रल रीजन को भी लोग काउंट करते हैं, यदि वो फ्यूज नहीं है तो वो कितना है, तो उसको वो 5 काउंट करके तो वो कई बार 31 हो जाता है ना, कुछ लोग 31 कह देते हैं। बट ओवरऑल इसको यदि काउंट ना करें, एक सैक्रल मान लें, एक कॉक्सिस मान लें, है ना, 5 लंबर मान लें, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा माने, और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, इस तरीके से आप माने तो ये टोटल 26 वर्टिब्रल बोन आपको मिलती हैं। साथ ही साथ आप ये भी स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करें कि ये जो कर्वेचर है, ये जो एक डॉट डॉट आपको एक फोरामेन दिख रहा है, ये जो है ना, यहाँ पर से जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजरती है। स्पाइनल कॉर्ड यहीं से है ना, तो ये हेड रीजन से आती है और इस रीजन पे जाती है। तो यहाँ क्यों, क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड से प्रॉपर मैसेज आते हैं, प्रॉपर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ इंफॉर्मेशन यहीं से जो डिफरेंट ऑर्गन है, क्योंकि यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से जाने तो आपको पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड से पर्टिकुलर इफरेंट और एफरेंट जो नर्व है वो ऑर्गन से रिलेटेड है। तो यदि फॉर एग्जांपल आपके पेनक्रियास को कोई समस्या हो रही है, तो पेनक्रियास किस रीजन में आ रहा है, तो पेनक्रियास पर्टिकुलर इस लंबर और थोरैसिक के बीच में आ रहा है, ये मैसेज जाएगा यहाँ, इसके बाद वो ब्रेन की तरफ मैसेज जाते हैं, और फिर ब्रेन उसके रिगार्डिंग जो उसको एक्शन लेना होता है, ब्रेन उस तरीके से एक्शन लेता है। तो
तो दिस इज द वर्टिब्रल रीजन, ये आपका वर्टिब्रल रीजन है। इसको हम लोग थोड़ा सा और देखें कि कितनी संख्या है और जो है किस किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वर्टिब्रल रीजन पे देखने को मिलती है। आप पाएंगे कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें खासकर कुछ नहीं तो एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं या स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं या स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल रीजन की जो भी समस्या है वो स्पॉन्डिलाइटिस में ही आती है। तो उसमें कई रीजन है। काइफोसिस जो है, जहां पर आपकी हड्डी पूरी तरीके से कर्वेचर ब्रेक हो रहा है, जिस तरीके से ये देखिए ये कर्वेचर क्रिएट हो रहा है ना, दिस इज द काइफोसिस। ठीक है ना। लॉर्डोसिस देखिए, यहाँ अंदर की तरफ बोन धस रही है, तो बंदा यदि चल रहा है तो है ना किस तरीके से कमर को अंदर करके चल रहा है। और एक ये देखिए स्कोलियोसिस जो है, यहाँ पर एक रॉन्ग कर्वेचर ऑफ द, आप ये देखिए जो आपका थोरेसिक रीजन है ये रॉन्ग कर्वेचर में चला गया है। तो इसमें एक जो शेप दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसा है, तिरछा सा शेप, टेढ़ा सा शेप, मुड़ा हुआ सा शेप दिखाई देता है। अब ज्यादातर जो वर्टिब्रल कॉलम के जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स अंडर कम ऑन द फिजियोथेरेपिस्ट और द ऑर्थोपैड रीजन। ऑर्थोपैड जो फील्ड है वहाँ के डॉक्टर इन इश्यूज को देखते हैं। कई बार डॉक्टर्स जो हैं इनके लिए सपोर्टर्स देते हैं, सपोर्ट के लिए, ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट बैक रीजन का बने और बंदा जो उसका एक प्रॉपर राइट पोस्चर है वो राइट पोस्चर्स मेंटेन रहे, है ना। और आपने देखा होगा कि ये दिस इज एक्सपीरियंशियल। यहाँ से मैं कुछ चीजें आपको अनुभव के साथ भी बताना शुरू करूंगा कि बहुत सारे हमारे योग में के सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांत हैं, खासकर आसन को लेके, जो इस तरीके के मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज को प्रॉपर तरीके से ठीक करने का प्रयास करते हैं। और चूंकि मैं मुंबई शहर में हूँ तो मुंबई शहर में इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेके कुछ ज्यादा ही क्रेज है। ज्यादातर जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो योग के एप्लीकेशन को अपने प्रोफेशन में आजमाते हैं। जैसे आप यदि भुजंग आसन कर रहे हैं तो भुजंग आसन का प्रॉपर अलाइनमेंट, भुजंग आसन का प्रॉपर एक तरीके का जो डिग्री ऑफ एंगल है, भुजंग आसन जाते समय जो स्टडीनेस है, उसका एक आइसोमेट्रिक पोस्चर है, वो किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, उनका एंगल कितनी देर के लिए होल्ड है, ये सारी चीजों को यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। एंड दिस all concept in under comes of the biomechanics of the asana. Biomechanics, ये वर्ड आप लिख लीजिए, बायोमैकेनिक्स ऑफ आसना। तो बायोमैकेनिक्स, जब हमें आसन का पता होता है कि कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी बोन इन्वॉल्व हो रही है, वहां पर लीवर प्रेशर कितना है, उसकी डिग्री कितनी है, उसका अलाइनमेंट कैसा है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस मूवमेंट कितना ज्यादा है, तो इन चीजों को बायोमैकेनिक्स के साथ हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बायोमैकेनिक्स ऑफ द पोस्चर्स अंडर कम the principle of the physics, the principle of the physiotherapist also, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो इस तरीके के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो एक और कंसेप्ट अभी हाल ही में आया, इफ यू गो थ्रू गूगल, गो टू अयंगर इंस्ट्रूमेंटल योग, अयंगर इंस्ट्रूमेंटल योग। So अयंगर इंस्ट्रूमेंटल योग क्या कर रहा है? So instrumental means there are some specific type of the belt, some specific type of the wooden props, some specific type of the props also, the props related to rubber props or the wooden props, और वो आपको एक पोस्चर में ले जाके आपको बना के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ पर्सन नॉट एबल टू डू मत्स्यासन, यदि वो पर्सन जो है वो मत्स्यासन नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एक तरीके का उन्होंने वुडन का शेप ही बना रखा है, जो एक इस तरीके के शेप में कि यदि वो लेटता है तो उसका जो अपर थोरेसिक रीजन है वो कर्व फॉर्म में चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर आप घर पर भी यूज करते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ बेनिफिट इन योर होम रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटल योग, सो ट्राई टू डू पिलो ऑन योर दिस रीजन। तो जैसे इस रीजन पे आप पिलो रखते हैं, आप अपने पीछे थोरेसिक रीजन पे पिलो रख लीजिए और उसके बाद आप दोनों हाथ को सिर के पीछे रख के लेट जाइए। अब आप पाएंगे कि लगभग आपसे 2 से 3 मिनट का जो एक स्टैटिक पोस्चर आपने मेंटेन किया है, उस स्टैटिक पोस्चर से इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो
ठीक होते हुए देखे गए हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादातर वो इस तरीके की ही प्रैक्टिस कराने का प्रयास करते हैं। उनके पास आप आते हैं तो वो इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू वो इस रॉन्ग शेप को, है ना, जो इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल द फंक्शन एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्टिब्रल रीजन। ये आप देखिए, दिस इज द कॉक्सिस, मैं जो आपको कह रहा था ना, ये कॉक्सिस है जो नीचे, कुछ लोग इसको काउंट भी करते हैं, कुछ लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये सारी फ्यूज हो चुकी है। और ये देखिए सैक्रम रीजन है, ये जो आपको होल दिख रहे हैं, दिस इज द होल फॉर द पर्टिकुलर न्यूरल रीजन, है ना, जो आपके नर्व हैं, उस नर्व, स्पाइनल नर्व से रिलेटेड ये होल्स हैं। और अब यहाँ अभी आगे यदि मैं बात करना चाहूँ, इससे पहले मैं इसको एक बार आपके सामने इसकी काउंटिंग के साथ रिपीट करना चाहूंगा कि आप एक बार इसके नंबर्स, वर्टिब्रल जो कॉलम है उनके नंबर जरूर याद रख लें, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। सो यदि सर्वाइकल रीजन में टोटल कितने हैं? 7 हैं, थोरेसिक रीजन में 12 हैं, लंबर रीजन में 5 है, और एक सैक्रम, एक कॉक्सिस, ये दोनों मिला के लगभग इन एडल्ट 26 वर्टिब्रल रीजन हैं। कई जगह सैक्रम और कॉक्सिस को भी डिवाइड किया गया है इस तरीके से, उनको भी 5 हिस्सों में, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और ये 5वां, और ऐसे ही कॉक्सिस को इस तरीके से डिवाइड किया गया, लेकिन आप उसको सिंगली काउंट करिए तो टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम रीजन है। अब बात करते हैं, ये जो टॉपिक है, यहाँ पर केवल और केवल आप शेप और उसका साइज देखिए। ये बोन एक साइड में आपकी यहाँ पर रियल बोन रखी गई है, उसको देखिए, है ना, कि ये हमारे बोन किस तरीके की है और कहाँ पर लोकेटेड है। तो केवल लोकेशन और उनका नाम यहाँ पर अभी देखने का हम प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमेरस मैंने बताया वो कहाँ की बोन है, अपर आर्म है, आपके हाथ के पास की बोन है। खासकर जो ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वो ह्यूमेरस रीजन है, ठीक है। और इसी ह्यूमेरस रीजन को आप देखिए, ये आपके राइट हैंड का ही ह्यूमेरस रीजन यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये राइट हैंड का ह्यूमेरस रीजन है। और ये रेडियस और अल्ना आपको याद नहीं होता है, तो रेडियस और अल्ना को कैसे आप रखें, तो इस तरीके से याद करने का प्रयास करें। दिस इज द योर राइट, ऐसा रखें, है ना, दिस इज द योर यू, तो अल्ना रीजन है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, अल्ना जो है छोटी उंगली से रिलेटेड है और रेडियस रिलेटेड टू योर थंब, तो थंब इज योर राइट थंब, ऐसा करके याद करें कि दिस इज द योर राइट थंब। सो इधर की बोन जो है वो रेडियस होगी, एंड दिस इज द योर स्मॉल, तो ये आपकी अल्ना होगी, तो रेडियस अल्ना। इस तरीके से आप इनको याद करने का भी प्रयास करें। साथ ही ये जो बोन है इसको क्या कहते हैं, दिस इज द कार्पल, ठीक है ना। कार्पल बोन देखिए, ये कार्पल बोन है जो यहाँ पर दिख रही है, और उसके बाद ये मेटाकार्पल है और ये फेलेंजेस है, ठीक है। तो ये कार्पल है, आपकी जो कलाई है, उसके बाद ये जो आपकी हथेली का आधा भाग, इट्स कॉल्ड अ मेटाकार्पल, देन इट्स द फेलेंजेस। इसको आप यहाँ पर देखिए, दिस इज द कार्पल रीजन। कार्पल रीजन की हड्डियां, है ना, इनको देखने का प्रयास करिए। छोटी छोटी हड्डियां हैं जिसको शॉर्ट बोन भी आप कहते हैं, रिस्ट बोन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर ये मेटाकार्पल्स देखिए, ये आपकी मेटाकार्पल्स हैं यहाँ, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज द योर मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स आपकी समझ में आ रही हैं। एंड दिस इज द योर फेलेंजेस, जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं वो आपकी लिटिल फिंगर हैं, ये आपके फेलेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज द योर रिब केज, है ना। यहाँ पर कौन सी मसल्स होती है, तो हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। दिस इज द रेस्पिरेटरी मसल्स, यहाँ पर श्वास लेने के लिए जो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, खासकर इसी रिब केज के आसपास इसी पे होती हैं, और उसको हम कॉस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकॉस्टल और इंट्राकॉस्टल 2 मसल्स हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका रिब केज है ना। और कितने जोड़ी हैं, तो लगभग इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और ध्यान रखिए कि जैसे ये रिब केज जो है, ये रिब केज जो लास्ट में है एक फ्री है ना, बाकी स्टार्टिंग में जो है वो जुड़े हुए हैं। तो लास्ट मोमेंट में जाके यहाँ से आपको
चीजें समझ में आएंगी। दिस इज द स्टर्नम रीजन, ब्रेस्ट बोन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से संरचना है। दिस इज द pelvis, और मैंने आपसे ये भी बताया था दिस इज द डांसिंग बोन। क्यों है? क्योंकि जो लोग बैले डांसर्स या जो लोग खासकर जो आर्टिस्ट क्लासिकल डांस की फील्ड के रीजन है, ज्यादातर वो इन्हीं बोन्स की प्रैक्टिस उनकी खूब होती है। और डांसिंग बोन दूसरी इसलिए भी चूंकि ये मूवमेंट इसका इजीली है एज कंपेयर टू अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, इसलिए इसको डांसिंग बोन भी कहते हैं। तो पैल्विक रीजन का जो बोन है वो डांसिंग बोन है, मूवमेंट यहाँ का इजीली फ्री है। फिर आप देखिए फीमर बोन, जिसको हमने कहा था लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, ये आपका फीमर बोन है, ठीक है। ये सेम यही स्ट्रक्चर है, यहाँ पटेला लगेगा और उसके बाद नीचे टीबी और फिबुला लगेगा। ये ओरिजिनल देखिए, और इसका नॉर्मल जो ड्रॉ लाइन शेप है वो देखने का प्रयास करिए। उसके बाद ये देखिए दिस इज द टीबी एंड फिबुला। तो ये जो पतली बोन आपको दिख रही है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी फिबुला है। और ये जो मोटी बोन आपको दिख रही है वो क्या कहलाती है? टीबिया। और ये जो देखिए सिस्मॉइड बोन जिसको कहते हैं, ये मूविंग और सपोर्टिव बोन है, पटेला है, जो कि आपके घुटने की हड्डी है या आपका घुटना रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये पैर का रीजन है, जिसको हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज द टार्सल, दिस इज द मेटाटार्सल, और ये लास्ट में आप दिख पा रहे हैं दिस इज द फैलेंजिस, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आएगा, तो ये टार्सल, मेटाटार्सल और ये फैलेंजिस, और कुछ नहीं। तो इन हड्डियों को जरूर याद कर लीजिए, जैसे कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस, इस तरीके से याद करिए। तो ये आपकी टीबिया जो आपकी मोटी हड्डी है जो सीधे सीधे सपोर्ट दे रही है, ठीक है, ये आपका राइट लेग का है टीबिया, और इधर साइड का फिबुला। तो राइट लेग की टीबिया, फिबुला, उसका टार्सल रीजन, मेटाटार्सल एंड द फैलेंजिस, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये आपके खासकर ये जो शॉकेट जॉइंट हैं, आपके कंधे के पास के जो मसल्स हैं, वहां से जो जॉइंट्स हैं वो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, इनको देखने का प्रयास करिए। क्योंकि बोन जब हम स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं तो मैंने आपको शुरू में बताया उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें आपको बोन पढ़ना है, जॉइंट्स पढ़ना है, कार्टिलेज पढ़ना है, लिगामेंट पढ़ने हैं एंड टेंडन पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स देखिए, तो कितने जॉइंट्स हैं? तो जहां पर भी दो बोन जुड़ रही हैं, जैसे यहाँ पर स्कैपुलर रीजन आप देखिए जो शोल्डर रीजन है, और यहाँ से आपका हाथ के सॉरी ये हिप रीजन का इन्होंने जॉइंट्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखने का प्रयास करिए, ये हिप रीजन पे भी है और ये शोल्डर रीजन पे भी इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेंगी। जैसे ये हिंज जॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, जो नी और एल्बो में जॉइंट है ना। तो जैसे इसमें आप देखिए, इसमें इस रीजन पे जो पटेला रीजन होगा, है ना, दिस इज द रिलेटेड टू जॉइंट्स बोन, है ना। यहाँ एल्बो जो रीजन है दिस इज द जॉइंट बोन, ठीक है, दिस इज द जॉइंट रीजन। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए जॉइंट्स बोन में ऐसे और रीजन है, जैसे स्कल रीजन का ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ नकलिस, जहाँ भूपड़ पहनते हैं, नकलिस पहनते हैं, वहां पर उस रीजन पे जो जॉइंट्स है इट्स कॉल्ड एक्सियल जॉइंट्स, जिसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं, वो जॉइंट्स ऑफ द बॉडी है। और अब आते हैं लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स भी दिस इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। तो लिगामेंट क्या है? तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था, लिगामेंट इज द टिश्यूज व्हिच रिलेटेड टू कनेक्ट बोन टू बोन। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जो जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो देखिए दिस इज द लिगामेंट, यहाँ से ये हड्डी और यहाँ से ये हड्डी जुड़ रही है, दो हड्डी को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं उस टिश्यूज को हम लिगामेंट कहते हैं। टेंडन क्या कहते हैं? टेंडन्स जो है दिस इज द अटैच्ड मसल्स टू बोन, जो बोन और मसल्स को जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम टेंडन कहते हैं। जैसे ये आपके मसल्स दिख रहे हैं और ये आपकी बोन दिख रही है, इनको जो जोड़ने वाले टिश्यूज हैं, है ना, बोन और मसल्स, इन दोनों को जोड़ने वाले जो टिश्यूज कहलाते हैं वो आपके टेंडन्स कहलाते हैं। और लास्ट में जो कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या कहलाता है? दिस इज द कुशन बिटवीन बोन्स एट अ जॉइंट, जो एक तरीके के ऐसे इलास्टिक टिश्यूज होते हैं ये,
है ना, इलास्टिक एपिथेलियल टिश्यूज के अंतर्गत भी आ सकते हैं। इलास्टिक और कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव कनेक्टर्स हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं जो इलास्टिक नेचर के होते हैं, चाहे वो आपके नाक के आसपास की हो या आपके कान के आसपास की हो, जो आपके हड्डियों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे टिश्यूज को क्या कहते हैं, कार्टिलेज। सो ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से आज के सेशन में हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। एक बार हम रिपीट मोड में आते हैं और फिर से देख लेते हैं कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है। सो ओवरऑल इसको हम यहाँ पर रिपीट करने का प्रयास करेंगे। सो स्केलेटन सिस्टम को हमने पहले ही बताया कि स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और एक ऐसा कुदरती स्ट्रक्चर है जो आपके संपूर्ण शरीर के ढांचे को बनाए रखता है, साइज और शेप स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन सिस्टम जो है इट्स कंसिस्ट विद द बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड दिस इज द होल 20% ऑफ द योर बॉडी वेट। और उसके बाद हमने बताया कि लगभग 206 हड्डियां होती हैं। ज्यादातर जो बच्चों में ये संख्या कम हो सकती है, जो कि वो डेवलपिंग फेज के हो सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो है वो एज कंपेयर टू जो मेल का स्केलेटन है एज कंपेयर टू फीमेल जो ज्यादा लॉन्ग, ज्यादा हैवी होता है। फीमेल में पैल्विक रीजन को लेके काफी डिफरेंशिएशन होते हैं बनावट में बात करें। फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात भी कर ली थी कि 2 तरीके के क्लासिफिकेशन, उसको फिर आगे भी देखेंगे कि एक्सियल क्लासिफिकेशन और एपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन। उसके बाद द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो प्रॉपर मूवमेंट देने के लिए, मस्कुलर मूवमेंट के लिए, उनको प्रॉपर जो अटैच्ड मसल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके का एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, ब्लड को फॉर्मेट करने के लिए, साथ साथ ही जो मिनरल्स हैं उनको स्टोर करने का भी एक जिम्मेदारी भरा काम है। साथ ही साथ इसके 2 फॉर्म जो हमने देखे हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर, इनको हमने इस तरीके से नंबर फॉर्म में भी देखा है। फिर हमने स्केलेटन सिस्टम के बेसिक जो बोन के शेप्स हैं उनको शेप्स के अकॉर्डिंग देखा कि देयर आर 5 टाइप, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर एंड सिस्मॉइड। फिर उसके बाद बोन के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया था कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोन के स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। फिर हमने डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम देखा और उसको डिवाइड किया 2 पार्ट में उसके बोन के नाम के साथ, और इस तरीके से ये पोस्टीरियर डिवीजन की बात यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर भी फ्लैट कंसेप्ट जो है वो टाइप ऑफ बोन को लेकर हमने देखा है कि लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, इरेगुलर और सिस्टमैटिक। दूध करो क्या, दूध बनवा ले रहा है। सो इस तरीके से हमने सारे कंसेप्ट को देखने का प्रयास किया। ओवरऑल आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे।